अध्याय 441 अध्याय 441 कोलन लिंग श्याओलोंग और लिंग श्याओलोंग एक असमलयन। हम क्या ये मार्ग के भीतर? लिंग श्याओलोंग ने हरी भरी चमक बिखेरती जड़ों से सजी दीवार को देखा। ये जड़ें लगातार हिलती रहीं और दीवार पर जटिल पैटर्न बनाती रहीं। पहली नजर में लिंग श्याओलोंग को संदेह हुआ कि ये जड़ें रानी की थीं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें पता चला कि वे बेजान थीं। उनकी स्पंदित गति और चमक किसी जटिल तंत्र का परिणाम थी। वह गलियारे के अंदर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद संकीर्ण मार्ग एक विशाल हॉल में खुल गया। विशाल हॉल में प्रवेश करते हुए उन्होंने क्वीन और लिंग श्याओलोंग एक दोनों को देखा। लिंग जियाओलोंग एक साधना में तल्लीन था। उसके शरीर पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने लिंग जियाओलोंग को बताया कि वह मास्टर ऑफ कैओस के स्तर 3 तक पहुंच गया था। लिंग जियाओलोंग इस बात को लेकर अनिश्चित रहे कि लिंग जियाओलोंग मास्टर ऑफ कैओस लेवल 3 तक कैसे आगे बढ़े। इस बीच रानी जमीन पर किसी तरह का पैटर्न बना रही थी। अब जब उसने ध्यान से देखा तो पूरा फर्श इन पैटर्नों से ढका हुआ था। वे जटिल प्रतीत होते थे, फिर भी लिंग जियाओलोंग समझ सकते थे कि वे आसानी से उच्च तीव्रता वाले ऊर्जा तूफानों का सामना कर सकते हैं। इस संबंध में कि वे ये पैटर्न क्यों बना रही थी, उसके पास एक विचार था, हालांकि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। तुम यहाँ हो? रानी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके आगमन से परिचित हो। फिर उसने जमीन पर पैटर्न बनाने का अपना काम फिर से शुरू कर दिया। लिंग जियाओलोंग ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय वह धैर्यपूर्वक पास में इंतजार करता रहा। चूंकि लिंग जियाओलोंग एक अपनी साधना में तल्लीन था, केवल रानी ही उसे उत्तर दे सकती थी। 2 घंटे बाद रानी का काम पूरा हो गया। वह खड़ी हुई और लिंग जियाओलोंग को विशाल हॉल के बीच में बैठने के लिए कहा। लिंग जियाओलोंग ने पैटर्न वाली जमीन को देखा और 2 छले देखे, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा था, जो जमीन पर खींचा गया था। रानी ने इशारा किया और वह एक छले में बैठ गया। लिंग जियाओलोंग के दिल में एक विचार था। ऐसा लगता है कि दूसरी अंगूठी लिंग जियाओलोंग के बैठने के लिए थी। ये पैटर्न उनके एक साथ जुड़ने के लिए हैं। अधूरी अराजकता में वापस ये जियो और किनफेंग अराजक ने ट्री के नीचे मिल गए। उनकी व्यक्तिगत अराजकता के अंदर अभी भी अराजक डाल का पेड़ है। सबसे पहले उन्होंने अराजकता के मास्टर के पास आगे बढ़ने के बाद अराजक ने ट्री को अपनी मूल ऊर्जा खिलाने के बारे में सोचा। अब जब वह इस दायरे में था तो उसने देरी करने का फैसला किया। उन्होंने लिंग जियाओलोंग के साथ जुड़ने के बाद कैओटेक ने ट्री को अपनी मूल ऊर्जा खिलाने के बारे में सोचा। यह सर्वोत्तम के लिए होगा। चूंकि लिंग श्याओलोंग एक साधना में तल्लीन था, रानी ने इस समय लिंग श्याओलोंग को कई बातें बताईं। रानी से लिंग जियाओलोंग को पता चला कि उन दोनों ने दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि में प्रवेश करने पर थंडरस रोवर सम्राट को मार डाला था। एक विशेष तकनीक का उपयोग करके लिंग श्याओलोंग ने थंडरस रोवर सम्राट की लाश से मूल ऊर्जा निकाली और इसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लिंग जियाओलोंग पहले ही 3 शारीरिक और आध्यात्मिक निर्वाण से गुजर चुका था और अराजकता के स्तर 3 मास्टर के स्तर तक पहुंच गया था। परिणाम स्वरूप उसे आगे बढ़ने के लिए प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसे अपनी चरम शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए बस पर्याप्त मूल ऊर्जा की आवश्यकता थी। हालांकि लिंग श्याओलोंग और थंडरस रोवर एम्परर की ओरिजिन एनर्जी की गुणवत्ता में असमानता महत्वपूर्ण थी। हालांकि लिंग श्याओलोंग ने ऊर्जा को परिष्कृत किया और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया, लेकिन वे मुश्किल से अपनी खेती को बहाल कर सका और एक और भौतिक या आध्यात्मिक निर्वाण से गुजरने में असमर्थ था। बहरहाल
अराजकता के स्तर 3 मास्टर की खेती के आधार को पुनः प्राप्त करना पहले से ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके अलावा रानी ने लिंग जियाओलोंग को सेलेस्टियल फीनिक्स होली लैंड के इतिहास और यहाँ के खतरों के बारे में बताया। दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि प्राचीन और भूले हुए युगों में खेती के लिए एक पवित्र भूमि के रूप में प्रतिष्ठित थी। आत्मज्ञान चाहने वाले योद्धाओं के लिए इसका गहरा महत्व था। अफसोस की बात है कि यह पूजनीय भूमि एबिसल्स के आक्रमण का शिकार हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसका पूर्ण विनाश हुआ और इसके निवासियों का नरसंहार हुआ। एक समय के शुद्ध मैदान को एबिसल एनर्जी द्वारा दूषित कर दिया गया था, जिससे अनिश्चित समय के दौरान डार्क स्पिरिट बॉडीज के रूप में जानी जाने वाली भयावह संस्थाओं को जन्म मिला। लिंग जियाओलोंग यह जानकर दंग रह गया कि आगमन पर उसका सामना जिन अलौकिक प्राणियों से हुआ वे वास्तव में डार्क स्पिरिट बॉडीज थे। व्यक्तिगत रूप से इन डार्क स्पिरिट बॉडीज ने थोड़ा खतरा पैदा किया, लेकिन एक समूह में उनकी सामूहिक ताकत मास्टर्स ऑफ कैओस को भी मात दे सकती थी। थंडरस रोवर सम्राट की लाश को इन दुष्ट प्राणियों ने खा लिया था, जैसा कि उन अनगिनत योद्धाओं ने किया था जिन्होंने अतीत में दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि में प्रवेश करने का साहस किया था। इन दुष्ट आत्मा निकायों की उपस्थिति ने सभी योद्धाओं के लिए इस निषिद्ध भूमि से बच निकलना असंभव बना दिया था, और वे भी उस कारण का एक हिस्सा हैं जिसके कारण रानी और लिंग जियाओलोंग एक यहाँ फंस गए थे। वे इस कारण का एक हिस्सा हैं क्योंकि अगर रानी चाहती तो वे बाहर जा सकती थी और लिंग जियाओलोंग एक को भी बाहर ला सकती थी। निस्संदेह किसी को अपने साथ लाने से इन दुष्ट आत्मा निकायों का सामना करते समय उसे कुछ परेशानी हो सकती थी। वैसे भी उसके पास लिंग जियाओलोंग एक को अपने साथ लाने और इस भूमि को छोड़ने का साधन था, लेकिन वे बाहर नहीं गए क्योंकि इस निषिद्ध भूमि ने लिंग जियाओलोंग को उसके मुख्य शरीर के साथ जुड़ने के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान किया। उनके संलयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। रसातल इस शब्द ने लिंग जियाओलोंग को इन्फिनिटी एज ब्लेड की याद दिला दी। यह ब्लेड सभी रसातल के लिए अभिशाप था। लिंग जियाओलोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग के पास फिर से जाना चाहता था और पूछना चाहता था कि क्या उसने दोनों हथियारों को सफलतापूर्वक मिला दिया है या नहीं। विशाल गुफा के अंदर लिंग जियाओलोंग और रानी 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करते रहे। तभी लिंग जियाओलोंग एक ने अपनी आंखें खोली। आए शुरू करें। लिंग जियाओलोंग एक ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह अपनी साधना अवस्था से उठ खड़ा हुआ और फिर दूसरी रिंग में बैठ गया। ठीक वैसे ही एक कोकून ने उन दोनों को लपेट लिया और संलयन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई। 100 साल बाद पूरी गुफा कांप रही थी। कंपन की आवृत्ति बहुत तेज थी और पूरी गुफा जल्द ही धुंधली प्रेत में बदल गई। एक रहस्यमयी ऊर्जा ज्वार की तरह कोकून से बाहर निकली और पूरी गुफा में फैल गई, यहाँ तक कि रानी के शरीर को भी हिलाकर रख दिया। चटकना कोकून में एक दरार दिखाई दी और पीछे से विशाल पंखों की जोड़ी की तरह नीली रोशनी चमकी, जो सैकड़ों मील तक फैली हुई थी, यहाँ तक कि गुफा की दीवारों को भी छेद रही थी। फिर एक प्राचीन तारों वाले आकाश का एक असीम प्रेत उतरा। गुफा गायब हो गई और कोकून इस तारों वाले आकाश के बीच में तैरता हुआ दिखाई दिया। यह तारों वाला आकाश बहुत विशाल था। बूम! अचानक 50 मील व्यास वाला प्रकाश का एक खंभा कोकून से फूटा और ऊपर अंधेरे में चला गया, जिससे आसपास की हर चीज रोशन हो गई। विशाल ऊर्जा उतार चढ़ाव के कारण आसपास की भूमि कांपने लगी। यदि यह तथ्य न होता कि दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि में रानी और दुष्ट आत्मा निकायों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, तो घटनाओं की इस श्रृंखला ने पहले ही अनगिनत विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया होता। दरार कोकून की दरारें टूट गईं और चारों ओर फैल गईं,
इस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा कोकून अनंत शून्य के साथ विलीन हो गया है। ऊर्जा तरंगों की परतें कोकून से लगातार फैलती रहती हैं और 10 लाख मील तक फैल जाती हैं। कितना तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव है। यदि मेरी दौड़ नहीं होती तो यह ऊर्जा तरंगे पहले ही संपूर्ण दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि में तूफान ला चुकी होती। रानी ने आश्चर्य से अपनी आंखें फैला लीं। वह जानती थी कि इन दोनों लिंग श्याओलुंग के विलय से निश्चित रूप से कुछ बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना बड़ा होगा। टूटे हुए कोकून से एक विशाल लहर की तरह अनंत ऊर्जा बाहर निकली। ऊर्जा का उतार चढ़ाव बढ़ता रहा। कोकून से एक बेहद भयानक ऊर्जा तूफान निकला और तारों से भरे आकाश में बह गया। भयानक ऊर्जा तूफान से अनगिनत उल्काएं और धूल नष्ट होगी। अरे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। जब रानी ने ऊर्जा तूफान को आते देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। उसकी आकृति चमक उठी और वह दूर तारों वाले आकाश में दिखाई दी। अजीब बात है कि तारों से भरे आकाश को केवल लिंग जियाओलुंग की अराजकता का प्रतिबिंब होना चाहिए था और इससे अधिक कुछ नहीं, लेकिन रानी इस तारों से भरे आकाश में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थी। जैसे ही वह कुछ दूर चली गई, वे चौंक कर पीछे मुड़ी और कोकून की ओर देखा। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ कोकून टुकड़ों में बिखर गया, जिससे लिंग जियाओलुंग की आकृति सामने आ गई। उसकी आकृति नीली रोशनी में डूबी हुई थी और दिखाई नहीं दे रही थी। इस समय लिंग जियाओलुंग के शरीर में दबाव और ऊर्जा का उतार चढ़ाव बहुत शक्तिशाली था। उसने रानी को जो अनुभूति दी, वह लेवल 36 मास्टर ऑफ कैओस से कहीं अधिक थी। लिंग जियाओलुंग अपनी ताकत के आनंद में पागलों की तरह बढ़ रहा था। एक निश्चित समय पर उसकी खेती पहले ही मास्टर ऑफ कैओस के स्तर 23 तक पहुंच चुकी थी। लिंग जियाओलुंग का उसके मुख्य निकाय के साथ विलय शुरू हुए 100 साल हो गए हैं। यह संलयन दो शक्तिशाली शरीरों, आत्माओं और उनकी खेती के संलयन जितना सरल नहीं था। यह संलयन उनकी स्मृतियों, भाग्य और नियति का भी संलयन था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 442 अध्याय 442 भोजन का आनंद लेते हुए अराजकता सार ज्वाला तारों से भरे आकाश में एक तूफान कहर बरपा रहा था। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, बल्कि एक प्रचंड ऊर्जा तूफान था जो अंतरिक्ष को तहस नहस करने और शून्यता को नष्ट करने में सक्षम था। नीली रोशनी में डूबा लिंग जियाओलुंग शून्य में निर्बाध रूप से तैर रहा था। उनकी आकृति तो नहीं देखी जा सकी, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। यह एक ऋषि के नश्वर संसार में उतरने जैसा था। सब कुछ दिव्य था। भयावह गति ने पहले ही अंतरिक्ष में भयानक विकृति पैदा कर दी थी। यह विकृति तीव्र गति से बढ़ती गई और करोड़ों मील तक फैल गई। यह अभी भी पागलपन से विस्तार कर रहा था। हालांकि लिंग जियाओलुंग ने अपना पैर दबाया और विकृत स्थान एक नाजुक रेत के महल की तरह ढह गया। अंतरिक्ष टूट गया, लेकिन तारों से भरे आकाश पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। जल्द ही सब कुछ शांत होने लगा। चमकदार नीली रोशनी भी कम होने लगी, जिससे लिंग जियाओलुंग का असली स्वरूप सामने आ गया। वर्तमान लिंग जियाओलुंग पहले से बहुत अलग नहीं था। उसके चांदी के बाल और नीली आंखें भगवान के स्पर्श की तरह थीं, जो उसके सामने जो कुछ भी था उसे आशीर्वाद दे रही थीं। अब जबकि तूफान शांत हो गया था, तारों वाले आकाश का प्रतिबिंब धीरे धीरे गायब हो गया। रानी ने भी स्वयं को गुफा में खड़ा पाया। क्या आप? मैं ठीक हूँ, लिंग जियाओलुंग रानी से पूछना चाहता था कि क्या वे ठीक है, लेकिन उसके प्रश्न पूछने से पहले ही उसने उत्तर दे दिया। लिंग जियाओलुंग ने समझ में सिर हिलाया। दो लिंग जियाओलुंग के संलयन के साथ उनकी यादें सहजता से विलीन होगी। अब
लिंग जियाओलोंग को अपने सभी शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। उन्होंने उन लोगों के हाथों अपने संप्रदाय के विनाश का तीव्र दर्द महसूस किया, जिन्होंने दिव्य महिमा ब्लेड के स्वामित्व का झूठा दावा किया था। अब वह बायलुशी की असली पहचान भी जानता था और वह कारण भी जानता था कि उसने उसकी भावी पत्नी होने का दावा क्यों किया था। यह मेरे बदला लेने का समय है, लिंग जियाओलोंग ने नजरों से ओझल होने से पहले दांत पीसते हुए बुदबुदाया। इस बीच रानी ने गहरी आह भरी, लेकिन उसका पीछा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और धीमे स्वर में कहा, अब इस दागी भूमि को साफ करने और एबिसल एनर्जी के प्रदूषण से उत्पन्न उन दुष्ट आत्मा निकायों को मिटाने का समय आ गया है। जब लिंग जियाओलोंग दिव्य महिमा की भूमि में थे और उन्होंने सम्राट फ्लेम संप्रदाय के कार्यों को सीखा, तो उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वह सम्राट फ्लेम संप्रदाय के कार्यों के प्रति उदासीन रहा। हालांकि अब जब वे और लिंग जियाओलोंग एक साथ मिल गए थे, तो उनका गुस्सा अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। वह इतना क्रोधित था कि वे संपूर्ण सम्राट फ्लेम संप्रदाय के पूर्ण विनाश से कम कुछ भी नहीं चाहता था। उन बदमाशों ने बायलुशी को कैद करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने बायलुशी को कष्ट देने की हिम्मत कैसे की? नहीं, यह सिर्फ सम्राट ज्वाला संप्रदाय नहीं है, वे पूरे शाश्वत ज्वाला कबीले, शाश्वत ज्वाला भगवान घाटी के नियंत्रक प्राधिकारी को नष्ट करने जा रहा है। यह बल प्रारंभिक बलिदान के रूप में काम करेगा। धीरे धीरे वह हर एक दुश्मन को खत्म कर देगा। जहां तक बायलुशी की बात है, लिंग जियाओलोंग को अब पता चल गया था कि बायलुशी उस संप्रदाय के संप्रदाय नेता की बेटी हुआ करती थी, जिसे लिंग जियाओलोंग के दिव्य महिमा ब्लेड लाने की कार्यवाही के कारण नष्ट कर दिया गया था। वह इकलौती बेटी थी। यहाँ बेहतर स्पष्टता और सही व्याकरण के साथ एक परिष्कृत संस्करण है। प्रारंभ में लिंग जियाओलोंग अकेले संप्रदाय से भाग गए। हालांकि कुछ साल बाद उनका सामना बायलुशी से हुआ। उसने उसे एक टोकन भेंट किया जिसमें संप्रदाय नेता उसके गुरुवार की अंतिम इच्छाएं शामिल थीं। अंतिम वसीयत के अनुसार लिंग जियाओलोंग के गुरुवार ने उनसे अपनी बेटी बायलुशी से विवाह करने और यदि संभव हो तो भविष्य में संप्रदाय को बहाल करने की इच्छा जताई। अपने गुरुवार की अंतिम इच्छाओं को पूरे दिल से स्वीकार करते हुए लिंग जियाओलोंग ने भविष्य में बायलुशी से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अवसर आने पर संप्रदाय को पुनर्जीवित करने की भी शपथ ली। दुर्भाग्य से उसके दुश्मनों की लगातार खोज ने उसे अपनी योजनाओं को छोड़ने और 10 लाख से अधिक वर्षों तक रहस्यवादी क्षेत्र में छिपने के लिए मजबूर किया। इस दौरान बायलुशी को कैद कर लिया गया। सबसे पहले लिंग जियाओलोंग वास्तव में क्रोधित था। उसके क्रोध की सीमा न रही। वह सम्राट फ्लेम संप्रदाय को तुरंत नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि दिव्य महिमा की भूमि में प्रवेश करने पर लिंग जियाओलोंग का गुस्सा शांत हो गया, जहां उसे अत्यधिक विनाश के दृश्यों का सामना करना पड़ा। अथाह लिंग जियाओलोंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, क्योंकि उसके शरीर से तीव्र हत्या का इरादा निकल रहा था। जैसे ही उन्होंने दिव्य महिमा की भूमि में प्रवेश किया, हजारों रसातल के कहर बरपाते हुए दृश्य ने उनका स्वागत किया। दिव्य महिमा की भूमि विशाल है, जिसमें कई क्षेत्र, साम्राज्य, जंगल और बहुत कुछ है। हालांकि यह मुख्य रूप से 3 रियल्म एम्पायर और 3 गॉड वैलीज के लिए प्रसिद्ध था। इस भूमि में कई गॉड वैली हैं, लेकिन केवल 3 ही सबसे प्रसिद्ध हैं। वे शाश्वत ज्वाला गॉड वैली, हेवनली थंडर गॉड वैली और एक्साल्टेड स्पिरिट गॉड वैली हैं। वर्तमान में केवल ये 3 घाटियां और 3 रियल्म साम्राज्य अभी भी एबिसल्स के हमले का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े थे। अन्य क्षेत्र और देव घाटियां बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थीं।
लिंग जियाओलोंग ने अपनी हत्या के इरादे को दबा दिया और कुछ समय के लिए इन रसातलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह हथियार की दुकान के सामने आया और प्रवेश किया। यहाँ आने का उनका मकसद ये जानना था कि उनके दोनों हथियारों का फ्यूजन पूरा हो गया है या नहीं। यदि संलयन सफल रहा तो एक भव्य दावत उसके नए हथियार की प्रतीक्षा कर रही थी। दुर्भाग्य से वह निराश था। वह यहाँ दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग को देख क्या महसूस नहीं कर सका। दीवार पर कोई हथियार भी नहीं लटका हुआ था और पूरी दुकान धूल से सनी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इस जगह पर सदियों से कोई आया ही नहीं हो। स्पष्ट रूप से लिंग जियाओलोंग द्वारा सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड और इन्फिनिटी एज ब्लेड को फ्यूज करने के लिए दिए जाने के कुछ समय बाद ही फेंगजिलिंग ने यह स्थान छोड़ दिया था और वह अभी तक वापस नहीं लौटा है। यह अफसोस की बात है। लिंग शियाओलोंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया कि ऐसा आशाजनक अवसर मेरे हाथ से निकल जाएगा। दरअसल यह नए हथियार को मजबूत करने का एक अवसर है। वैसे भी चूंकि फेंगजिलिंग यहाँ नहीं थे, इसलिए उन्होंने इटर्नल फ्लेम गॉड वैली जाने से पहले थोड़ी सफाई करने का फैसला किया। उसकी आकृति चमक उठी और वे एक नष्ट हुए शहर में दिखाई दिया। मानव, मार डालो। एक बिसल ने उसे देखा और तुरंत उस पर झपटा। हालांकि इससे पहले कि वे लिंग शियाओलोंग तक पहुंच पाता, उसका सिर शरीर से अलग हो गया और फिर दोनों हिस्सों में आग लग गई। यह सफेद लौ थी जो उन्हें इस हद तक जला रही थी कि पीछे कुछ भी नहीं बचा था। वाह वाह वाह! कह उसे सेंस फ्लेम एक बच्चे की तरह उत्साह में चिल्लाई। ओह, आपको भी एबिसल एनर्जी पसंद है। यह बहुत बढ़िया है। लिंग जियाओलोंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सफेद ज्वाला छोड़ी जिससे पूरा शहर जल उठा। यह नगर पहले से ही मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों से शून्य था। यहाँ केवल रसातल ही बच्चे थे। उसे पूरे शहर को जलाकर राख करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन के उसे सेंस फ्लेम ने एबिसल्स को ऐसे भस्म कर दिया मानो उसने अपना पसंदीदा भोजन देख लिया हो। ठीक उसी तरह लिंग जियाओलोंग एक शहर से दूसरे शहर चले गए और कै उसे सेंस फ्लेम को उन्हें तब तक निगलने दिया जब तक कि पीछे कुछ भी नहीं बचा। एबिसल एनर्जी का एक निशान भी नहीं। साथ ही वह हैरान भी थे। ये रसातल यहाँ कैसे प्रकट हुए? उन्होंने दिव्य महिमा की भूमि पर हमला क्यों किया? लिंग जियाओलोंग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि यह सिर्फ दिव्य महिमा की भूमि नहीं थी। इन रसातलों ने कई भूमियों पर हमले किए थे। चमकदार सार की भूमि कहीं एक गुफा के भीतर सफेद कपड़े पहने एक आकृति पालथी मारकर बैठी हुई थी। एक गोली को ठीक कर रही थी और परिष्कृत कर रही थी जिसे उसने अभी निगल लिया था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे स्वस्थ होने के लिए गोलियों की जरूरत थी। इस आदमी की तलवार जैसी भौहें और तेज आंखें थीं। उनका असाधारण प्रभाव था। वह एक नजर से ही लोगों को अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देते थे। हालांकि फिलहाल उनके चेहरे पर खून का एक दुर्लभ निशान देखा जा सकता है। वह पीला लग रहा था, जाहिर तौर पर गंभीर चोटों से पीड़ित था। फू! रेन मुचेन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी लेकिन उनके चेहरे पर दर्द की झलक देखी जा सकती थी। जाहिर है उनकी चोटें उनके शरीर पर गहरा दर्द पहुंचा रही थीं। वह थोड़ा सा झुंझलाया और अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया। जाहिर तौर पर उन्हें यहाँ कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, तो फिर इस जगह पर इतना दर्द क्यों हो रहा था? अब बाकी जगहों की चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं, लेकिन इस जगह पर अब भी बिना किसी चोट के इतना दर्द हो रहा था। उसने धीरे से अपने कपड़े उठाए, यह देखना चाहा कि इस जगह पर क्या गड़बड़ है और क्या कोई छिपी हुई चोटें हैं। देखने के लिए अपना सिर नीचे करके रेन मुचेन स्तब्ध रह गए, क्योंकि एक अज्ञात समय में
उसकी छाती पर भयानक काली ऊर्जा का एक समूह इकट्ठा हो गया था। ऐसा लगा मानो उसे जहर दे दिया गया हो। आखिर यह क्या चीज है? रेन मोचेन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। उसने देखा कि उसकी छाती के आसपास का पूरा क्षेत्र इस भयानक अंधेरी ऊर्जा से ढका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि अंदर के खून पर भी असर पड़ा है। वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वे समझ सकता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले उसका सामना एबिसल्स के एक समूह से हुआ था। उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और बुरी तरह घायल भी हुए। वह किसी तरह अपनी जान बचाने और भागने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वे भागने में पूरी तरह से असफल रहा। वह किसी तरह अभी भी उन रसातलों द्वारा फेंके गए जाल में फंसा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि चोटें वह नहीं थीं जो इतना दर्द दे रही थीं। यह वह डार्क एनर्जी थी जो स्पष्ट रूप से एबिसल एनर्जी है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 443 अध्याय 443 रसातल का चेहरा। मुझे जितनी जल्दी हो सके एबिसल एनर्जी से छुटकारा पाना चाहिए और दिव्य सम्राट संप्रदाय में लौटना चाहिए। मुझे एबिसल एनर्जी से दूषित उस अज्ञात द्वार की अपनी खोज की रिपोर्ट करनी है। रेन मोचेन बुदबुदाया। उसकी आंखों में गहरा डर झलक रहा था क्योंकि उसे एक विशाल गेट याद आया जिसे उसने गलती से खोज लिया था। वह उस दृश्य को भूल नहीं सके। उस समय की याद अभी भी उसे सता रही थी। वह दरवाजा एक दरवाजा था जो एक बहुत ही अजीब जगह की ओर ले जाता था जिसका अस्तित्व ही नहीं लगता था। वह स्थान एक विचित्र क्षेत्र जैसा था जिसने सभी तर्कों को खारिज कर दिया था। इसके अलावा वे जीव उस स्थान पर छिपे हुए हैं। रेन मुचेन सोचते नहीं रह सके। उसने अपना सिर हिलाया और पहले एबिसल एनर्जी से छुटकारा पाने का फैसला किया। तथापि जैसे ही रेन मुचेन एबिसल एनर्जी को हटाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों और गोलियों का सेवन करने वाले थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसकी छाती से काला खून निकला और एबिसल एनर्जी के संपर्क में आने पर वे तुरंत अजीब काले तरल के द्रव्यमान में संघनित हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे अपने सीने में कुछ सनसनी महसूस हुई। वहां कुछ हिलता हुआ सा लग रहा था। क्या? रेन मुचेन भयभीत था। उसने जल्दी से नीचे देखा तो पाया कि उसकी छाती की त्वचा सिकुड़ रही थी। यह देखने में बहुत ही घृणित दृश्य था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, हिलती हुई काली छाती ने किसी प्रकार का रूप लेना शुरू कर दिया। जल्द ही एक रूपरेखा बन गई। ये रूपरेखा किसी चेहरे की लग रही थी। कुछ ही समय बाद उसकी छाती पर दो रक्त लाल आंखें निकलीं। उसके बाद एक सींग निकला जो एक राक्षसी पंख जैसा था। फिर एक विभत्स और भयानक काला चेहरा पूरी तरह से आकार ले लिया। यह एक उच्च पदस्थ एबिसल का चेहरा था। इस एबिसल के चेहरे पर अचानक रेन मुचेन की निगाहें टिकीं। उसकी अपनी दो रक्त लाल आंखें उसकी आत्मा में चुभ गईं। रेन मुचेन का दिल कांप उठा। जब उसने यह देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह भय से लगभग चिल्ला उठा। अपने कई वर्षों के अनुभव के बावजूद वह इतना डरा हुआ था कि कुछ क्षणों के लिए उसका दिमाग थोड़ा सुस्त हो गया। क्या हो रहा है? मेरी छाती पर चेहरा क्यों है? रेन मुचेन बहुत गहराई से डर गया था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। के उसी समय दो लाल आंखों वाले काले चेहरे ने अचानक उसकी छाती पर अपना मुंह खोला और एक भयावह और अजीब हंसी निकाली। रेन मुचेन केवल यह महसूस कर सकते थे कि यह बेहद भयानक और द्वेषपूर्ण था। इसके अलावा भयानक हंसी के जवाब में रेन मुचेन की छाती की त्वचा फट गई थी। चेहरे का मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई कागज का टुकड़ा बीच से खींचा जा रहा हो।
फिर भी कोई खून नहीं बह रहा था, जिससे दृश्य और भी अजीब हो गया। तुम क्या हो? रेन मुचेन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने शैतानी चेहरे को देखते हुए खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसने तुरंत इससे निपटने का एक तरीका सोचा। दुर्भाग्य से वह सोचने की स्थिति में नहीं था। के रसातल के चेहरे से बुरी हंसी फूट पड़ी और उसने कहा, तुम्हारे लिए यह जानना, मैं कोई अच्छी चीज नहीं हूँ। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा। अब जब से मैंने लिया है, तुम्हारा भाग्य तय हो गया है। तुम्हारे शरीर पर एक जड़। हे शैतान चेहरा चिढ़ाते स्वर में बोला। उसका स्वर शिथिल और उपहास तथा चंचलता से भरा हुआ था। वह एक बिल्ली की तरह था जो अपनी हथेली में चूहे को देख रही थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि चूहा भाग सकेगा। क्या आप जानते हैं कि यह स्थान कहाँ है? यह दिव्य सम्राट संप्रदाय से बहुत दूर नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आपका उद्देश्य क्या है। बस अब मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ, अन्यथा एक बार मैं दिव्य सम्राट संप्रदाय में वापस जाऊंगा और लॉर्ड संप्रदाय के नेता ने तुम्हें खोज लिया, तुम बिना किसी संदेह के मर जाओगे। जैसे ही उसने धमकी दी, रेन मुचेन का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी धमकी उनके पक्ष में काम करेगी। दुर्भाग्य से उन्होंने बहुत सरलता से सोचा। के शैतानी चेहरा हंसता रहा और उपहास करता रहा। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? मैं तुम्हारे डर को महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत डरते हो। हे, आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं आपका शरीर छोड़ दूं, ठीक है? इसे बचाएं। मुझे ठीक ठीक पता है कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि कुछ भी आपके तरीके से काम नहीं करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं जल्द ही तुम पर कब्जा कर लूंगा। चिंता मत करो, यह दर्दनाक नहीं होगा। और यदि आप यह आशा करते हैं कि कोई आपकी मदद करेगा, मैं आपको विनम्रता पूर्वक सूचित कर दूं कि आपकी सारी आशा बेकार है। कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। किसी के पास मुझे आपके शरीर से निकालने का कोई तरीका नहीं है। इतना कहने के बाद शैतानी चेहरे पर एक बार फिर से हंसी आ गई। उसकी आवाज भयावह और भयानक थी, मानो सीधे नरक से आई हो। वह लोगों के दिलों पर राज करने में सर्वश्रेष्ठ थे। कॉमरेन मुचेन का शरीर कई बार कांप उठा। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी अभी उसके सीने पर मौजूद रसातल ने जो कहा था, उसने उसके दिल में गहरे भय और आतंक की एक और लहर ला दी थी। आप, वास्तव में आप क्या हैं? आपने खुद को मुझसे क्यों जोड़ा? वह गेट। जब मैंने गलती से उस गेट के अंदर देखा होगा तो आपने खुद को मुझसे चिपका लिया होगा। हाँ, यह उस समय होना चाहिए। रेन मुचेन ने अपने दांत पीस लिए। यह तो पता नहीं कि यह क्रोध के कारण था या भय के कारण, परंतु उसके दांत कांप रहे थे। उनके मन में जीवित रहने के अनगिनत विचार और कल्पनाएं उभरी, लेकिन वे जल्द ही गायब होगी। ऐसा लगता है कि आपको एहसास हो गया है कि पहले क्या हुआ था। ऐसा भी लगता है कि आप समस्या की गंभीरता को समझ गए हैं। यह अच्छा है। मैं पहले से ही आपके अगले कदम का इंतजार कर रहा हूँ। अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप कैसे योजना बना रहे हैं मुझसे छुटकारा पाओ? ध्यान से सोचो, सब कुछ आजमाओ। हे, शैतानी चेहरे की मजाकिया आवाज एक बार फिर सुनाई दी। उसका लहजा उपहास से भरा था। यह सुनते ही रेन मुचेन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने दांत पीसकर कठिनाई से पूछा, तुम क्या हो? बताओ, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हे, शैतानी चेहरे से ठंडी हंसी निकली और कहा, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूँ। अगर तुम्हें यह कहना है, मैं एक रसातल हूँ, एक रसातल। रेन मुचेन की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई क्योंकि उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं।
उसने पहले से ही इस बारे में सोचा था, लेकिन जब उसके विचारों की वास्तव में पुष्टि हुई तो उसके दिल में सदमा और डर एक पल में चरम पर पहुंच गया था। वास्तव में एक रसातल ने उसके शरीर पर ही हमला कर दिया था। ये भयावह था। तुम मुझसे जुड़कर वास्तव में क्या करना चाहते हो? क्या आप अपनी चोटों से उबरना चाहते हैं, या आप मुझ पर कब्जा करना चाहते हैं? यदि आप मुझ पर कब्जा करना चाहते हैं तो कृपया ऐसा न करें। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहयोग कर सकता हूँ। मेरी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। हर जगह, मुख्य रूप से संप्रदाय में मुझसे अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मैं आपको अपने ईश्वर के पास ले जा सकता हूँ। सम्राट संप्रदाय, आप किसी को भी चुन सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के प्रमुख शिष्यों को भी। अपने आप को खतरे में महसूस करते हुए रेन मुचेन ने तुरंत मानवता को धोखा देने का फैसला किया। जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? कुछ नहीं। उसने अपनी लार निगल ली और घबराहट को अपने दिल में दबा लिया। फिर उसने तुरंत अपनी छाती पर एबिसल के साथ सहयोग करने की योजना बनाई ताकि भविष्य में यह एबिसल एक उपयुक्त लक्ष्य ढूंढने के बाद उसे जाने दे सके। वह समझ गया कि यह खाई ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ वह लड़ सके। इसके अलावा, चूंकि यह उसके शरीर से चिपक गया था, इसलिए यह निश्चित रूप से किसी भी समय उसकी जान ले सकता था। यदि वह जीवित रहना चाहता है तो वे केवल एबिसल के साथ सहयोग कर सकता है और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ढूंढने में मदद कर सकता है। रेन मुचेन ने खुद पर आई आपदा के बारे में संप्रदाय को रिपोर्ट करने या संप्रदाय के नेता से मदद मांगने के उन अवास्तविक विचारों को छोड़ने के लिए खुद को मजबूर किया। अपने हृदय की गहराई में उन्होंने अत्यधिक ईमानदारी दिखाई। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि एबिसल्स ऐसे प्राणी हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। शैतानी चेहरे पर अभी भी एक मजाकिया मुस्कान थी जब वह बोल रहा था। हो सकता है कि यह भूत प्रेत या मृत्यु के डर के कारण हो, लेकिन मैं आपकी ईमानदारी को महसूस कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से आपका अनुमान पूरी तरह से गलत है। कब्जा एक ऐसी चीज है जिसे आप मनुष्य केवल इसी में करते हैं जीवित रहने के लिए। आप अपने स्वयं के वंशज पर भी कब्जा कर सकते हैं यदि उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट है या रक्त संबंध शुद्ध है, या यदि आप मनुष्य मृत्यु के कगार पर हैं। मुझे आपके मानव शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भले ही मुझे इसे धारण करना पड़े, यह कभी भी आप इंसान नहीं होंगे। यह वे राक्षस और शैतान होंगे जो किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में अंधेरे और बुराई के करीब हैं। जाहिर है, इस एबिसल ने मनुष्यों का तिरस्कार किया। रेन मुचेन को इसका उपहास और यहाँ तक कि वध करने की इच्छा भी महसूस हो सकती थी। हाँ, वह महसूस कर सकता था कि जब भी एबिसल ने मानव का उल्लेख किया तो उसकी रक्त लाल आंखों से हत्या का इरादा फूट पड़ा और उसकी काली ऊर्जा उसके सींग से बाहर निकल गई। ऐसा लगता था जैसे वह किसी और से ज्यादा इंसानों को मारना चाहता था। रेन मुचेन निराशा में पड़ गए। वह घबरा गया। यदि रसातल उसे अपने वश में करना नहीं चाहता तो फिर उसने स्वयं को उसकी छाती से क्यों चिपका लिया? को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 444 अध्याय 444 एक आंख वाले सम्राट का आतंक। रेन मुचेन के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करना आसान नहीं था क्योंकि वे अपने सीने पर परजीवी के साथ पूरे दिल से सहयोग करने और ऐसे काम करने के लिए तैयार थे जो उनके अपने संप्रदाय को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से शैतानी चेहरे को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। रेन मुचेन के लिए यह बेहद खतरनाक बात थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि रेन मुचेन जिन सौदेबाजी के चिप्स का उपयोग कर सकते थे, उन्हें एबिसल चेहरे की नजर में सौदेबाजी के चिप्स बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता था। फिर आप क्या करना चाहते हैं? आप यह कह सकते हैं,
चाहे कुछ भी हो, जब तक आप मेरी जान बख्श सकते हैं, मैं बिना शर्त आपके साथ सहयोग करूंगा। रेन मुचेन भयभीत था और हार मानने को तैयार नहीं था। उसने प्रवाह के साथ जाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या वह अपनी छोटी सी जान बचा सकता है। एबिसल ने रेन मुचेन को उपहास की दृष्टि से देखा और कहा, मैं कुछ चीजें करने के लिए आपके शरीर का उपयोग करना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। के जब उसने रेन मुचेन को निराशा में गिरते देखा तो वह बुरी तरह हंसा। रेन मुचेन अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, उसने देखा कि उसकी छाती पर रसातल का चेहरा अचानक गाढ़ा काला लार उगल रहा था जो उसके शरीर पर फूट गया। अगले ही पल रेन मुचेन के पूरे शरीर पर गहरे रंग का तरल पदार्थ फैल गया। रेन मुचेन चिल्ला भी नहीं सके। उसने कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज से कोई आवाज नहीं निकली। वह केवल निराशा और भय में ही सब कुछ घटित होते हुए देख सकता था। उसके बाद रेन मुचेन ने देखा कि रसातल का चेहरा अचानक हिलने लगा है। यह उसके शरीर को ढकने वाले काले तरल पदार्थ पर फिसलने जैसा था। यह तेजी से आगे बढ़ा और धीरे धीरे रेन मुचेन के चेहरे पर कब्जा कर लिया। फिर यह समायोजित होने लगा। रेन मुचेन की आंखें अभी भी खुली हुई थीं, भय से भरी हुई थीं, जब उसकी आंखों की जगह एबिसल की दो रक्त लाल आंखों ने ले लीं। फिर सींग उसके माथे पर सरक गया। धीरे धीरे पूरा चेहरा रेन मुचेन के चेहरे पर हावी हो जाता है, लेकिन रेन मुचेन अभी भी मरा नहीं था। हे, चूंकि तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अपने रास्ते जाना चाहिए। जैसे ही एबिसल ने बात की, शांत होने से पहले रेन मुचेन का शरीर थोड़ा कांप गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर कुछ नष्ट हो गया हो। यह रेन मुचेन की आत्मा थी। अब रेन मुचेन का शरीर पूरी तरह से एबिसल के नियंत्रण में था। उसके चेहरे पर एक बार फिर से झुंझलाहट हुई, जैसे अनगिनत कीड़े उस क्षेत्र में भोजन के लिए लड़ रहे थे और आसानी से रेन मुचेन के चेहरे पर वापस आ रहे थे। मैंने आपके शरीर पर कब्जा नहीं किया है। मैं एक परजीवी की तरह हूँ, जो काम करने के लिए अस्थायी रूप से एक मृत शरीर पर नियंत्रण कर रहा हूँ। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं इस शव को खा जाऊंगा। के जैसे ही वह बोला, एबिसल गुफा से बाहर निकल गया और एक निश्चित दिशा में चला गया। लिंग जियाओलोंग, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने लिंग जियाओलोंग को घूरकर देखा, जो अराजकता के 10 से अधिक मास्टरों की लाशों के ऊपर खड़ा था। अराजकता के ये स्वामी उच्च और शक्तिशाली देवता हुआ करते थे जो हर किसी को हेय दृष्टि से देखते थे। हालांकि अब वे लिंग जियाओलोंग के पैरों के नीचे ठंडी लाशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक आंख वाला बूढ़ा आदमी और अराजकता के 10 से अधिक मृत मास्टर्स सम्राट फ्लेम संप्रदाय के उच्च श्रेणी के बुजुर्ग थे। अब जबकि लिंग जियाओलोंग अराजकता के लेवल 23 मास्टर थे, कुछ छोटे कार्यों को करने में उनकी दक्षता में कई गुना सुधार हुआ है। उसकी गति पहले से ही इतनी तेज थी कि वह एक दिन में दिव्य महिमा की भूमि में 10 चक्कर लगा सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसके पास टेलीपोर्ट करने की क्षमता भी थी। हालांकि चाहे वह लिंग जियाओलोंग हो या उसकी कैओसेसेंस फ्लेम, निगलने में समय लगता है। इसके अलावा हम एबिसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसका पूरा शरीर सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड और कैओसेसेंस फ्लेम दोनों के लिए एक खजाना है। दिव्य महिमा की भूमि को रसातल से पूरी तरह साफ करने में लिंग जियाओलोंग को 3 दिन लगे। प्रत्येक रसातल को बिना किसी निशान के कैओसेसेंस फ्लेम द्वारा भस्म कर दिया गया था। अब जब उसने एबिसल्स से छुटकारा पा लिया था, तो बदला लेने का समय आ गया था। इस तरह लिंग जियाओलोंग ने सम्राट फ्लेम गेट पर आक्रमण किया और उन हजारों अहंकारी शिष्यों को मार डाला, जिन्होंने रास्ते में उसे रोकने की हिम्मत की थी।
उनकी हत्या की होड़ ने सम्राट फ्लेम संप्रदाय के उच्च पदस्थ बुजुर्गों को नाराज कर दिया। उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओलोंग सिर्फ एक गिरा हुआ योद्धा था जिसकी खेती स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र में वापस आ गई थी। उन्होंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अंत में उन सभी को लिंग जियाओलोंग ने 10 सेकेंड से भी कम समय में मार डाला। लिंग जियाओलोंग की सोचने की प्रक्रिया सरल थी। जब वह सब कुछ तेजी से खत्म कर सकता है तो समय क्यों बर्बाद करें। उसकी हरकतों से दूर से देख रहे लोगों में ठंडक फैल गई। अब किसी को आगे आकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। कोई भी मरना नहीं चाहता था। इसने एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति को बाहर आकर लिंग शियाओलोंग का सामना करने के लिए मजबूर किया। वह सम्राट फ्लेम संप्रदाय के पहले बुजुर्ग थे और अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें एक आंख वाला सम्राट कहते थे। पहले बुजुर्ग के रूप में वे लिंग जियाओलोंग को संप्रदाय का नरसंहार कैसे करने दे सकते थे। यदि वह बाहर नहीं निकले तो संप्रदाय को अपमानित होना पड़ेगा और भविष्य में जब भी संप्रदाय से जुड़े सभी लोग बाहर जाएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। जब वह समय आएगा तो चींटियां भी सम्राट फ्लेम संप्रदाय को नीची दृष्टि से देखने और उसकी ताकत को बहुत कम आंकने का साहस करेंगी। अब जबकि लिंग जियाओलोंग ने अराजकता के 10 से अधिक मास्टरों को मार डाला था, यह स्पष्ट हो गया है कि वह भी अराजकता का मास्टर था। एक आंख वाले बूढ़े आदमी की नजर में लिंग जियाओलोंग ने किसी तरह अपनी खेती वापस पा ली है। वह अभी भी नहीं जानता था कि लिंग जियाओलोंग ने न केवल अपनी खेती वापस पा ली है बल्कि वह अपने अतीत से भी आगे निकल गया है। एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिंग शियाओलोंग को कम आंक रहा था। वह अराजकता का लेवल 14 मास्टर था। इतने उच्च स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उनका मानना था कि वह लिंग जियाओलोंग की आसानी से देखभाल कर सकते हैं। दुर्भाग्य से मुझे अतीत में इस घटिया किंवदंती का सामना करने का मौका कभी नहीं मिला। अन्यथा उसकी किंवदंती बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। एक आंख वाला बूढ़ा आदमी चुपचाप बुदबुदा रहा था। उसकी आंखों में हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी रोशनी चमक रही थी। आप कौन हैं? लिंग जियाओलोंग अब अपने सभी दुश्मनों को जानता है। यह एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने कभी नहीं आया था, इसलिए वह उसे विदा करने से कम इस मजबूत बूढ़े व्यक्ति का नाम जानना चाहता था। एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में छींकते हुए और अत्यधिक अहंकार के साथ अपनी पहचान बताते हुए कहा, मेरा नाम यान फुआंग है। अराजकता के मास्टर के रूप में मेरी उपाधि एक आंख वाले सम्राट है। मुझे यह उपाधि ब्लैक ड्रैगन को मारने के बाद मिली थी। उस युद्ध में मैंने अपनी एक आंख खो दी थी, इसलिए मुझे यह उपाधि मिली। एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी पिछली उपलब्धियों का बखान कर रहा था। उसने एक अजगर को मार डाला था। ये वाकई डींगे हाँकने लायक बात है। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि लिंग जियाओलोंग ने अपने पिछले जीवन में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ड्रैगन को मार डाला था। उसने 8 पैतृक ड्रैगन को भी मार डाला था। आखिरी को लिन हाओ ने मार डाला था। हालांकि यह हास्यास्पद लग सकता है, आखिरकार लिंग शियाओलोंग ने अतीत में ड्रैगन को मार डाला था जब वे हेवेंस नामक सोर्स यूनिवर्स में था। हालांकि अगर हम खड़े होने के दृष्टिकोण से देखें तो ये जियाओ के रूप में लिंग शियाओलोंग भी उन दिनों अब की तुलना में बहुत कमजोर थे। उसके लिए वे ड्रैगन अछूत प्राणियों की तरह थे। वर्तमान में वापस आते हुए लिंग जियाओलोंग को एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति के अहंकारी शब्दों को सुनकर हंसने का मन हुआ। हालांकि वह इस समय हंसने के लिए बहुत गुस्से में था। बाइलुशी पर हाथ रखकर वे पहले ही अपने हाथ आग में डाल चुके हैं। अब जलने की बारी आग की है। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही अपना परिचय समाप्त कर लिया था, लिंग शियाओलोंग ने संकोच नहीं किया और तुरंत कार्रवाई की। वह एक पल के लिए गायब हो गया।
जब वह फिर से लाशों के छोटे से ढेर पर प्रकट हुआ तो उसने अपने हाथ में एक सिर पकड़ रखा था। एक आंख वाले बुजुर्ग को पता भी नहीं चला कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया है। तुम कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सिर पकड़ने की? बकवास। बूढ़ा आदमी शाप देने के बीच में था जब लिंग श्याओलोंग ने अपने सिर का कोण घुमाया ताकि बूढ़ा आदमी अपने बिना सिर वाले शरीर को अभी भी अचंभे में खड़ा देख सके। वह अपने शरीर को कैसे नहीं पहचान सका? एक आंख वाले बूढ़े ने जब दूर खड़ा अपना सिर विहीन शरीर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने अपना हाथ हटाने की कोशिश की। आश्चर्य की बात यह है कि उसका मन अभी भी उसके शरीर से जुड़ा हुआ लग रहा था। जैसी उसने इच्छा की, उसका हाथ चला गया। लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि हाथ ने सारी ताकत खो दी, नीचे गिर गया और उसके बाद पूरा शरीर बिना सिर के गिर गया। अराजकता के स्वामी के रूप में आप इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। लिंग जियाओलोंग ने अपना सिर अपनी नीली आंखों के सामने रखा और कहा, मुझे बताओ, जब तुम अपने शरीर को तब तक निगलते हुए देखोगी जब तक कि पीछे कुछ भी न बचे, तुम्हें कैसा लगेगा? एक आंख वाला बूढ़ा पहली बार भयभीत हुआ। वह डर से काम भी नहीं सकता था क्योंकि अब उसका शरीर नहीं रहा। भयभीत होकर उसने कांपती आवाज में पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? कुफायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 445 अध्याय 445 रेन मुचेन के कार्य। आप क्या करना चाहते हैं? एक आंख वाला बूढ़ा भयभीत हो गया। प्रारंभ में उन्होंने सोचा कि लिंग श्याओलोंग एक आसान लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होगी। आसान निशाना वह था, लिंग जियाओलोंग नहीं। इसके अलावा जब उसने लिंग जियाओलोंग के शब्द सुने तो उसकी आत्मा भय से कांप उठी। मेरी क्या करने की इच्छा है? लिंग जियाओलोंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बातें सुनने के बजाय क्या सब कुछ स्वयं अनुभव करना बेहतर नहीं है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति के सिर रहित शरीर पर एक सफेद लौ दिखाई दी। कटे हुए सिर ने तब देखा जब कैओसेसेंस फ्लेम ने बिना कुछ भी जीवित किए धीरे धीरे उसके शरीर को निगल लिया। वह बहुत भयभीत था, जैसे ही वह अपने जीवन की भीख मांगना चाहता था। लिंग जियाओलोंग ने कैओसेसेंस फ्लेम की एक गेंद उसके मुंह में डाल दी। एक आंख वाले बूढ़े का अंत पहले ही लिखा जा चुका था। 10 सेकेंड से भी कम समय में उसके अस्तित्व का हर निशान मिटा दिया गया। यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी पुनर्जन्म के लिए नहीं बची थी। क्रिम्सन फ्लेम एम्परर, अगली बारी आपकी है। लिंग जियाओलोंग बुदबुदाया और सम्राट फ्लेम संप्रदाय के अंदर घुस गया। आधे घंटे बाद जब वह लौटा तो सम्राट फ्लेम संप्रदाय के प्रत्येक अराजकता संप्रभु और अराजकता के स्वामी मर चुके थे। संप्रदाय के नेता क्रिम्सन फ्लेम सम्राट को भी एक आंख वाले सम्राट के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ा। लिंग जियाओलोंग नहीं रुके। क्रिम्सन फ्लेम सम्राट को मारने के बाद वे अनंत फ्लेम कबीले की ओर चला गया। हत्या के इरादे से भरी उसकी आंखों में उसके इरादे साफ झलक रहे थे। चमकदार सार की भूमि दिव्य सम्राट संप्रदाय के शिष्यों ने संप्रदाय के एक बुजुर्ग को चलते हुए सभी को मुस्कुराते हुए देखा। यह बुजुर्ग रेन मुचेन था, वह व्यक्ति जिसके शरीर को एबिसल फेस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। रास्ते में कुछ शिष्यों ने उनका स्वागत किया और रेन मुचेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनका व्यवहार और कार्य बिल्कुल मूल रेन मुचेन के समान थे। जब कुछ शिष्य इतने साहसी हुए कि उन्होंने आकर रेन मुचेन से खेती के बारे में कुछ प्रश्न पूछे तो उन्होंने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रेन मुचेन की आंखों में पागलपन और लालच का गहरा स्पर्श था।
वह अंदर ही अंदर लार टपका रहा था और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी नजर में ये सभी लोग ऐसे भोजन थे जिनका न केवल स्वाद अच्छा था बल्कि वे उसकी ताकत भी बढ़ा सकते थे। चलने और रुकने के बाद रेन मुचेन चले गए और ग्रेट हेवनली हॉल नामक संप्रदाय के अंदर एक जगह पर पहुंचे। यहीं पर एक विशाल संरचना स्थित थी। इस संरचना का उपयोग चमकदार सार की भूमि में कहीं भी टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। जल्द ही वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के स्थान पर पहुंच गया। जब यहाँ के अभिभावक बुजुर्ग ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, मुचेन, मैंने सुना है कि आप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या आप अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गए हैं? लगभग रेन मुचेन ने धीरे से उत्तर दिया। वह आगे बढ़ा और बोला, लेकिन एक बात है जो मुझे आपसे पूछनी है। एल्डरकिन बोलते बोलते वे विनम्र भाव से आगे बढ़ गए। वह बुजुर्ग रेन मुचेन से स्पष्ट रूप से परिचित था और उससे सावधान नहीं रहता था। उन्होंने रेन मुचेन को आगे बढ़ने की अनुमति दी। जब वह बुजुर्ग के सामने पहुंचा तो रेन मुचेन ने उसके कान में फुसफुसाने का नाटक किया। बुजुर्ग ने अपना सिर नीचे कर लिया और सुनने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई खुल गईं। उसे दर्द महसूस हुआ, एक जानलेवा दर्द उसकी छाती पर हमला कर रहा था। उसने कांपते हुए अपना सिर नीचे किया और देखा कि रेन मुचेन के बड़े हाथ से उसकी छाती में छेद हो गया था। किसी अज्ञात क्षण में रेन मुचेन का हाथ पहले ही एक काले पंजे में बदल चुका था। धूमिल अंधेरी ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर घूम रही थी। आप बुजुर्ग किन दर्द से कराह उठे। वह चीखने ही वाला था लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल सकी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेन मुचेन के बड़े हाथ ने उसके दिल को मजबूती से पकड़ लिया था। अचानक तेज धमाके के साथ बुजुर्ग का शरीर कांप उठा और उसका दिल फट गया। वह सिर्फ एक अराजकता संप्रभु था। वह इस आपदा से बचने के लिए अंतिम क्षण में अपनी आत्मा के साथ भागना चाहता था। दुर्भाग्य से एक अत्यंत राक्षसी ऊर्जा, उससे कहीं अधिक राक्षसी ऊर्जा जितना उसने कभी महसूस किया था, ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से चूस लिया। ऐसे ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसका शरीर मृत होकर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर उपस्थित सभी शिष्य घबरा गए। वे सभी बेहद सदमे में थे। वे दोनों रेन मुचेन की हरकतों से आश्चर्यचकित थे। दरअसल उसने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। क्या आप पागल हो गए हैं, एल्डर रेन? आप, एक शिष्य ने रेन मुचेन की ओर अपनी कांपती उंगली उठाई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि रेन मुचेन के शरीर से काली ऊर्जा का एक बादल फूट रहा है। एक पल में यह फैल गया और पूरे दृश्य में फैल गया। एक सेकंड से भी कम समय में उपस्थित सभी शिष्यों के शरीर घनी काली ऊर्जा से आच्छादित हो गए। एक पल में ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला पकड़ लिया हो। उनके शरीर कांपने लगे और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे बोलने या प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। दरार, दरार, हर तरफ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। यह टूटी हुई गर्दन की आवाज थी। जब उन शिष्यों की लाशें जमीन पर गिरीं, तो काली शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उन्होंने जीवन सार को निगल लिया हो। लाशों से सभी दिव्य ऊर्जा, जीवन सार, आत्मा और एक योद्धा के लिए महत्वपूर्ण अनेक चीजों को अवशोषित करने के बाद काली ऊर्जा रेन मुचेन के शरीर में वापस आ गई। जहां तक लाशों की बात है, वे सभी सूखी लाशों में बदल गईं। यह सचमुच स्वादिष्ट है। हे रेन मुचेन बुरी तरह हंसे। फिर जैसे उसने कुछ सोचा हो, उसके मुंह का कोना धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अब से पूरी अराजकता में सभी इंसान हमारे लिए भोजन बन जाएंगे,
तो मैं उत्साहित महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद रेन मुचेन लाशों से भरे चौराहे पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर चल दिए। उन्होंने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का संचालन किया और अपनी एबिसल एनर्जी को फ्यूज किया। अचानक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में कुछ और जटिल पैटर्न बनने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि टेलीपोर्टेशन के निर्देशांक बदल दिए गए हैं। गठन में बहुत सारी नई जानकारी शामिल की गई थी। यह सब करने के बाद उसने अंततः टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर दिया। वह किसी निश्चित स्थान पर नहीं गए, न ही उन्होंने कुछ भेजा। टेलीपोर्टेशन गठन सक्रिय होने के बाद कैओस ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा और यहाँ तक कि हवा से मूल ऊर्जा तुरंत एकत्रित हो गई। उसके बाद रेन मुचेन के चेहरे पर एक उन्मत्त मुस्कान प्रकट हुई। अचानक हुए प्रहार के साथ राक्षसी रसातल ऊर्जा सूरज को भेदते हुए एक ड्रैगन की तरह निकली, जिसने संरचना के आधार पर प्रहार किया। बूम बूम। भीषण हमले ने टेलीपोर्टेशन गठन को बाधित नहीं किया। इसके बजाय ऐसा लगा कि इसने इसके सार को ही हिला दिया है, जिससे स्थानिक ऊर्जा तरंगों का तूफान तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया। हा 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 हा, इसे खोलो। रेन मुचेन जोर से हंस पड़े। उसके शरीर के चारों ओर की राक्षसी रसातल ऊर्जा ने अंततः छिपना बंद कर दिया। एक पल में उसका पूरा शरीर सूज गया और उसके शरीर से काली काली हड्डियां निकल आईं। उसके शरीर का आकार अब मनुष्य जैसा नहीं रहा। वह पहले ही रसातल में तब्दील हो चुका था। जब से उसने एक रसातल के रूप में सजा प्राप्त की थी, वे इस अराजकता में छिपा हुआ था जो घर से अधिक विदेशी महसूस होती थी। लाखों वर्षों तक खेती करने और अपने ही कबीले के सदस्यों को निगलने के बाद वे अंततः अराजकता संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सैकड़ों वर्ष पहले एक निश्चित दिन पर उसकी आत्मा की गहराई से एक संदेश उसके मन में प्रकट हुआ, मानो यह संदेश उसके पूर्वजों द्वारा उसे विरासत में मिले खून में छोड़ दिया गया हो। जो संदेश उसके दिमाग में आया वह एबिसल्स की गॉड मदर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। एबिसल्स की गॉड मदर की इच्छा का पालन करते हुए वे चमकदार सार की भूमि पर आए और रेन मुचेन के शरीर पर कब्जा कर लिया। एक आसान लक्ष्य जिसका उन्हें तब सामना करना पड़ा जब मूल रेन मुचेन ने गलती से एबिस का द्वार खोल दिया। अपने शरीर को संभालते हुए वे दिव्य सम्राट संप्रदाय में पहुंचे, क्योंकि रेन मुचेन यहाँ के बुजुर्ग थे। वह संप्रदाय में मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग बलपूर्वक शून्य को तोड़ने और एक अद्वितीय मार्ग बनाने के लिए करना चाहता था। इस अनूठे मार्ग को बनाने का एकमात्र तरीका यह था कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा संतुलन खो दे और एक दूसरे से टकरा जाए, जिससे अराजकता का नियम प्रभावित हो और वे असंतुलित हो जाएं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम था, रेन मुचेन ने अपनी सारी रसातल ऊर्जा विस्फोट में डाल दी। चमकदार सार की पूरी भूमि से सभी प्रकार की ऊर्जा खींचकर अंदर और बाहर से दोहरा हमला किया। बूम 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 बूम। चौक पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। रेन म्यूचेन की जगह रेन म्यूचेन अपने असली रूप में वहां खड़े थे। उनके द्वारा किए गए विस्फोटों और अंतरिक्ष में अशांति के कारण उनका शरीर नष्ट होने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल वह बहुत उत्साहित था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, किसी भयानक चीज के उतरने का। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।